यहाँ सुखदेव प्रसाद जी द्वारा रचित अध्याय पर्यावरण संरक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले और उनके उत्तर दिए गए हैं। इन्हें पाठ के क्रमानुसार तैयार किया गया है ताकि आपको दोहराने में आसानी हो। पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पर्यावरण संरक्षण पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, इस पाठ के लेखक सुखदेव प्रसाद हैं। प्रश्न 2, पर्यावरण किस प्रकार के राष्ट्रों की समस्या है? उत्तर, पर्यावरण केवल विकासशील देशों की ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की समस्या है। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार वसुधा कैसी है? उत्तर, लेखक के अनुसार संपूर्ण वसुधा एक है। प्रश्न 4, पर्यावरण एनवायरनमेंट का व्यापक अर्थ क्या है? उत्तर, पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते, बढ़ते और पनपते हैं। प्रश्न 5, फॉसिल जीवाश्म ईंधनों का विनाश हमारे लिए किस प्रकार घातक है? उत्तर, इससे 2 तरह के नुकसान हैं। 1, ऊर्जा की कमी और 2, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। प्रश्न 6, कोयला बनाने तथा खेती व बस्तियों के विस्तार के लिए किसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है? उत्तर, वनों, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। प्रश्न 7, पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण और भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वन विनाश, पेड़ों की कटाई इसका मुख्य कारण है। प्रश्न 8, स्मॉल इज ब्यूटिफुल किसकी बहुचर्चित कृति है? उत्तर, यह प्रो शूमाखर की बहुचर्चित कृति है। प्रश्न 9, टॉम डेल और वर्नन गिल कार्टन की किस कृति का उल्लेख पाठ में है? उत्तर, टॉप सॉयल एंड सिविलाइजेशन 1955। प्रश्न 10, मानव और प्रकृति के बीच खाई उत्पन्न होने का क्या कारण है? उत्तर, प्रकृति का स्वामी मालिक बनने की इंसानी लालसा। प्रश्न 11, सभ्य मानव पृथ्वी के एक छोर से चलकर दूसरे छोर पर पहुंच गया है और वो जहां से भी गुजरा है वहीं भूमि मरुस्थल हो गई है। यह कथन किसका संकेत करता है? उत्तर, ये इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा और पुरानी सभ्यताओं के पतन की ओर संकेत करता है। प्रश्न 12, आज के जीवन में ऊर्जा को किसका पर्याय माना गया है? उत्तर, ऊर्जा को हमारे जीवन और औद्योगिक विकास का पर्याय माना गया है। प्रश्न 13, तकनीकी टेक्नोलॉजी से उद्भूत आधुनिक सभ्यता कैसी संस्कृति की कायल है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति की। प्रश्न 14, पूर्वकाल प्राचीन काल की सभ्यताएं प्रकृति को क्या मानती थी? उत्तर, वे प्रकृति को प्राकृतिक संसाधनों का खजाना न मानकर उसके हर रूप में देवी स्वरूप का दर्शन करती थीं। प्रश्न 15, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत ऊर्जा का उपभोग करता है? उत्तर, पूरे विश्व की 32% यानी लगभग 1/3 ऊर्जा का। प्रश्न 16, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? उत्तर, मात्र 1%। प्रश्न 17, एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय की तुलना में कितनी गुनी अधिक ऊर्जा व्यय करता है? उत्तर, लगभग 40 गुनी अधिक ऊर्जा। प्रश्न 18, सन 1830 तक दुनिया की कुल आबादी कितनी थी? उत्तर, केवल 1 अरब। प्रश्न 19, सन 1975 तक विश्व की आबादी बढ़कर कितनी हो गई थी? उत्तर, 4 अरब हो गई थी। प्रश्न 20, अति आवागमन और शोर शराबे के कारण मानव की किस शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है? उत्तर, मानव की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। प्रश्न 21, स्वीडन के किस प्राणी विज्ञानी के अनुसार धरती से कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं? उत्तर, प्राणी विज्ञानी कार्ल कुरी लिंट्रल के अनुसार। प्रश्न 22, सामान्य परिस्थितियों में पौधे कौन सी गैस खींचकर ऑक्सीजन प्राणवायु मुक्त करते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO_2। प्रश्न 23, वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार यदि कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 30-40 वर्षों में धरती के तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी? उत्तर, 3 कैट सर्क टेक्स्ट C से 5 कैट सर्क टेक्स्ट C तक की अनावश्यक वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न 24,
वातावरण में कुछ ऊंचाई पर स्थित कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है? उत्तर ओजोन O_3 की परत। प्रश्न 25। ओजोन पट्टी के क्षय होने से इंसानों और पशुओं को कौन सी मुख्य बीमारी होने का खतरा है? उत्तर त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर और धूप ताम्रता सनबर्न। प्रश्न 26। कौन से रासायनिक तत्व ओजोन पट्टी में पहुंचकर उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? उत्तर उद्योगों से मुक्त होने वाले रसायन, खासकर फ्लोरोकार्बन। प्रश्न 27। उत्तर भारत में हिमालय के वन विनाश के खिलाफ महिलाओं द्वारा कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन छेड़ा गया था? उत्तर चिपको आंदोलन। प्रश्न 28। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वन संरक्षण को समर्पित कर दिया? उत्तर श्री सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न 29। न्यूजीलैंड के किस 91 वर्षीय बुजुर्ग को वृक्ष मानव, मैन ऑफ द ट्रीज के नाम से जाना जाता है? उत्तर डा रिचर्ड सेंट बर्वे बेकर को। प्रश्न 30। प्रकृति के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ICUN की स्थापना कब और कहां हुई थी? उत्तर सन 1948 में फ्रांस के फोंटेनब्लेau नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से हुई थी। पर्यावरण संरक्षण अतिरिक्त 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 31। लेखक के अनुसार प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात कैसा बनाए रखने का प्रयास करती है? उत्तर प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात हमेशा ठीक बनाए रखने का भरसक चेष्टा प्रयास करती है। प्रश्न 32। मानव ने प्रकृति के साथ क्या भूल की है? उत्तर मानव ने प्रकृति को मात्र भोग्य समझा और उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। प्रश्न 33। हम प्रकृति की संतान हैं, स्वामी नहीं। इस कथन का क्या संदेश है? उत्तर इसका संदेश यह है कि मनुष्य को प्रकृति का दोहन करने के बजाय उसके नियमों के अनुसार जीना चाहिए। प्रश्न 34। पुरानी सभ्यताओं के पतन का एक मुख्य कारण क्या रहा है? उत्तर सभ्यताओं द्वारा एक स्थान की भूमि को पूरी तरह बर्बाद कर देने के बाद स्थान परिवर्तन, आगे बढ़ जाना करना। प्रश्न 35। विकास की अंधी दौड़ में हमने तात्कालिक लाभ के लिए किसे ताक पर रख दिया है? उत्तर दूरगामी दुष्प्रभावों, भविष्य के बुरे परिणामों को। प्रश्न 36। लेखक ने किन राष्ट्रों को पूरी दुनिया के लिए संकट उत्पन्न करने का दोषी माना है? उत्तर मुट्ठी भर विकसित राष्ट्रों को, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। प्रश्न 37। प्रकृति या पर्यावरण को कैसा माना गया है जिसमें सभी जीवधारी उसके अभिन्न अंग हैं? उत्तर पर्यावरण को सार्वभौम, यूनिवर्सल माना गया है। प्रश्न 38। पाश्चात्य, पश्चिमी जगत के नागरिक किस कीमत पर अपना उच्च जीवन स्तर बनाए हुए हैं? उत्तर विकासशील राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों पर अत्याचार, प्रदूषण और धरती के संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर। प्रश्न 39। वर्तमान युग में किसी देश की समृद्धि का मापदंड किसे मान लिया गया है? उत्तर उद्योगों, औद्योगिकरण को। प्रश्न 40। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है पाठ के आंकड़ों के अनुसार? उत्तर 20%। प्रश्न 41। उपभोक्तावादी और अति औद्योगिक संस्कृति प्रकृति में क्या उत्पन्न कर रही है? उत्तर गैसीय असंतुलन, विषाक्त गैसों की वृद्धि। प्रश्न 42। अनुमान के अनुसार इस धरती पर मानव का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुआ था? उत्तर आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व। प्रश्न 43। सन 1830 के बाद अगले कितने वर्षों में दुनिया की आबादी दोगुनी 2 अरब हो गई? उत्तर मात्र 100 वर्षों में, अर्थात सन 1930 तक। प्रश्न 44। सन 1960 तक विश्व की नर नारी आबादी कितनी हो गई थी? उत्तर 3 अरब। प्रश्न 45। पाठ के अनुसार सन 2000 तक जनसंख्या के लगभग कितने अरब हो जाने का अनुमान लगाया गया था? उत्तर लगभग 7 अरब। प्रश्न 46। उद्योगों और मिलों के कर्मचारियों को ढलती उम्र में किस समस्या का स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर कम सुनने की क्षमता या बहरेपन का।
प्रश्न 47। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए किस प्रकार की तकनीक, टेक्नोलॉजी के विकास की जरूरत है? उत्तर, प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी की, जिससे औद्योगिक कचरे का सुरक्षित विनाश हो सके। प्रश्न 48। वनों को बचाने के लिए किस वानिकी को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाना चाहिए? उत्तर, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री को। प्रश्न 49। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से 1968 में पेरिस में किस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? उत्तर, जीवमंडल कॉन्फ्रेंस, बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस का। प्रश्न 50। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किस कॉन्फ्रेंस से पर्यावरण समस्या को विश्व स्तर पर राजनीतिक संबल मिला? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस से। यहाँ सुखदेव प्रसाद द्वारा रचित अध्याय पर्यावरण संरक्षण के आधार पर कक्षा 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1। पर्यावरण से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, लेखक के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, बढ़ते पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। प्रश्न 2। विकासशील राष्ट्र किस होड़ में लगे हैं और इसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है? उत्तर, विकासशील राष्ट्र अधिकाधिक औद्योगिकीकरण करने की होड़ में लगे हैं। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ऊर्जा के सीमित प्राकृतिक भंडारों का खुलकर अपव्यय हो रहा है और दुनिया भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रही है। प्रश्न 3। फॉसिल, जीवाश्म ईंधनों का विनाश हमारे लिए किस तरह दोहरी मार या घातक साबित हो रहा है? उत्तर, फॉसिल ईंधनों का विनाश 2 तरह से घातक है। पहला, इससे भविष्य के लिए ऊर्जा की भारी कमी हो रही है, और दूसरा, इनके जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रश्न 4। वन विनाश, पेड़ों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि रोकना क्यों असंभव प्रतीत होता है? उत्तर, जंगल के पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वनों के नष्ट होने से इस गैस को सोखने वाले स्रोत खत्म हो रहे हैं, जिससे वातावरण में इसकी वृद्धि को रोकना असंभव लग रहा है। प्रश्न 5। वनों के विनाश से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वन विनाश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण, मिट्टी का कटाव और भूस्खलन, लैंडस्लाइड की समस्या पैदा होती है तथा मैदानी क्षेत्रों की नदियों में प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ आती है। प्रश्न 6। हम प्रकृति की संतान हैं, स्वामी नहीं। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? उत्तर, इस कथन का आशय है कि प्रकृति हमारी पोषक और रक्षक है। मनुष्य को स्वयं को प्रकृति का मालिक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार उसके साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। प्रश्न 7। प्राचीन सभ्यताओं के पतन का मुख्य कारण इतिहास में क्या बताया गया है? उत्तर, इतिहास के अनुसार सभ्य मानव जहां भी लंबे समय तक रहा, उसने वहां की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर दिया। इसी कारण पुरानी सभ्यताओं का पतन हुआ और उन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ा। प्रश्न 8। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति की दृष्टि में प्रकृति क्या है? उत्तर, आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति की दृष्टि में प्रकृति केवल मानव के उपयोग के लिए संसाधनों का एक भंडार मात्र है, जिसके अंधाधुंध दोहन और उपयोग की उसे पूरी छूट है। प्रश्न 9। अमेरिकी और भारतीय नागरिक द्वारा की जाने वाली ऊर्जा की खपत में क्या अंतर है? उत्तर, पाठ के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की कुल ऊर्जा का 32% उपयोग करता है। इस दृष्टि से प्रत्येक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय नागरिक की तुलना में लगभग 40 गुनी अधिक ऊर्जा व्यय करता है। प्रश्न 10। बढ़ती आबादी के कारण मानव की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है? उत्तर, बढ़ती आबादी के साथ कल कारखाने, उद्योग और मोटर गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। अत्यधिक आवागमन और शोर शराबे, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव की श्रवण शक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। प्रश्न 11। कार्ल कुरी लिंटूल के अनुसार इस धरती पर जीवों की क्या स्थिति है? उत्तर, स्वीडन के प्राणी विज्ञानी कार्ल कुरी लिंटूल के अनुसार इस धरती की लगभग 30 से अधिक जातियां, स्पीसीज तथा उपजातियां लुप्त हो चुकी हैं और वर्तमान सदी में प्रतिवर्ष औसतन एक जाति का लोप हो रहा है। प्रश्न 12। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, यह गैस धूप को तो आने देती है,
लेकिन पृथ्वी के ताप को वापस बाहर नहीं जाने देती। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे अगले 30-40 वर्षों में धरती का तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघल सकती है। प्रश्न 13। ओजोन परत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसे किससे खतरा है? उत्तर। ओजोन परत सूर्य की घातक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर हमारी त्वचा, कैंसर और सनबर्न से रक्षा करती है। उद्योगों से निकलने वाले रसायनों, विशेषकर फ्लोरोकार्बन से इस परत को भारी क्षति पहुंच रही है। प्रश्न 14। प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर। इसका तात्पर्य ऐसी तकनीक और उद्योगों को विकसित करने से है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, अर्थात औद्योगिक कचरे और धुएं का विनाश इस ढंग से किया जाए जिससे वायु, जल और मिट्टी प्रदूषित न हो सकें। प्रश्न 15। चिपको आंदोलन क्या है और इसके प्रणेता कौन है? उत्तर। उत्तर भारत में हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के विनाश को रोकने के लिए वहां की महिलाओं द्वारा एक ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा गया था, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसके प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वन संरक्षण को समर्पित कर दिया। प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात हमेशा ठीक बनाए रखने की चेष्टा करती है। इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति में एक स्वतः संचालित संतुलन प्रणाली होती है, जिसके तहत वो वायु, जल, पेड़ पौधे और अन्य तत्वों का संतुलन बनाए रखती है। परंतु मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप और दखलंदाजी के कारण प्रकृति की ये व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रश्न 17। प्रो शूमाकर की बहुचर्चित कृति का नाम क्या है और उन्होंने उसमें क्या उद्धृत किया है? उत्तर। प्रो शूमाकर की बहुचर्चित कृति का नाम स्मॉल इज ब्यूटिफुल है। उन्होंने टॉम डेल और वर्नन गिल कार्टन की पुस्तक टॉप सॉइल एंड सिविलाइजेशन 1955 से उद्धृत करते हुए लिखा है कि सभ्य मानव लगभग सदा ही अपने पर्यावरण पर अस्थायी प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता रहा है। प्रश्न 18। मानव की मुख्य कठिनाइयां कब और किस भ्रम के कारण आरंभ हुईं? उत्तर। मानव की मुख्य कठिनाइयां तब आरंभ हुईं जब वो इस भ्रम का शिकार हो गया कि प्रकृति पर उसका प्रभुत्व अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है। वो प्रकृति के नियमों को समझने में गलती करते हुए खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा। प्रश्न 19। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने पर मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर देता है तो पर्यावरण तेजी से बिगड़ने लगता है। चूंकि मानव का अपना जीवन इसी पर्यावरण पर निर्भर है, इसलिए पर्यावरण के विनाश के साथ ही उसकी सभ्यता का पतन भी होने लगता है। प्रश्न 20। औद्योगिक संस्कृति ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ क्या किया है? उत्तर। औद्योगिक संस्कृति ने हमारे विकास के नाम पर प्रकृति को भीतर से खोखला कर डाला है। इस संस्कृति के कारण तात्कालिक, तुरंत के लाभ के लिए दूरगामी दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करके प्राकृतिक संपदा का ऐसा अंधाधुंध अपव्यय किया गया है जिसकी भरपाई करना अब संभव नहीं है। प्रश्न 21। पूर्वकाल, प्राचीन काल की सभ्यताएं प्रकृति को किस रूप में देखती थीं? उत्तर। प्राचीन काल की सभ्यताएं आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति के विपरीत थीं। वे प्रकृति को केवल प्राकृतिक संसाधनों का खजाना या भंडार मात्र नहीं मानती थीं, बल्कि प्रकृति के हर रूप में देवी स्वरूप का दर्शन करती थीं और उसका सम्मान करती थीं। प्रश्न 22। मुट्ठी भर विकसित राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया के सामने क्या संकट खड़ा कर दिया है? उत्तर। चूंकि प्रकृति और पर्यावरण सार्वभौम, यूनिवर्सल हैं और सभी जीव इसके अभिन्न अंग हैं, इसलिए विकसित राष्ट्रों द्वारा अपने भौतिक सुख साधनों के लिए किया जा रहा अत्यधिक दोहन बाकी दुनिया और विकासशील देशों के नागरिकों के लिए प्रदूषण, अत्याचार और संसाधनों की कमी का कारण बन रहा है। प्रश्न 23। पाठ के अनुसार सन 1830 से सन 1930 के बीच दुनिया की आबादी में क्या बदलाव आया? उत्तर। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मानव के प्रादुर्भाव से लेकर सन 1830 तक दुनिया की कुल आबादी केवल 1 अरब थी, किंतु औद्योगिक क्रांति के बाद अगले मात्र 100 वर्षों में यानी सन 1930 तक दुनिया की आबादी दोगुनी 2 अरब हो गई। प्रश्न 24। सन 1930 के बाद जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार किस प्रकार बढ़ती चली गई? उत्तर। सन 1930 के बाद आबादी की रफ्तार और तेज हो गई। अगली 1 अरब की वृद्धि केवल 30 वर्षों में हुई, 1960 तक 3 अरब, और उसके बाद अगले मात्र 15 वर्षों में 1975 तक आबादी बढ़कर 4 अरब हो गई। अनुमान के अनुसार सन 2000 तक ये लगभग 7 अरब पहुंच गई। प्रश्न 25।
कारखानों और उद्योगों के प्रदूषण ने हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? उत्तर: उद्योगों और कारखानों ने हमारे रोजमर्रा के जीवन के 3 मुख्य आधारों वायु, जल और भोजन में जहर घोल दिया है। इस प्रदूषण के कारण जनजीवन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। प्रश्न 26: पर्यावरण सुधार के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में किसे अपनाया जाना चाहिए? उत्तर: पर्यावरण सुधार और वनों की रक्षा के लिए वन रोपण, पेड़ लगाने को एक सामाजिक वानिकी का महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए और इसे हर देश के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। प्रश्न 27: शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में वृक्ष किस प्रकार सहायक हैं? उत्तर: वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, बल्कि वे ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने का काम भी करते हैं। इसलिए शोर प्रदूषण को कम करने के लिए फैक्ट्रियों, प्रयोगशालाओं और मुख्य सड़कों के आसपास सघन रूप से वृक्ष रोपे जाने चाहिए। प्रश्न 28: डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे बेकर कौन थे और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उत्तर: डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे बेकर न्यूजीलैंड के एक पर्यावरणविद थे, जिन्हें प्रायः वृक्ष मानव, मैन ऑफ द ट्रीज नाम से जाना जाता था। वे आजीवन वृक्षों की सेवा में लगे रहे और उन्होंने वृक्ष मानव 1922 तथा हरित धरती के बच्चे 1980 जैसी उपयोगी संस्थाओं की स्थापना की। प्रश्न 29: पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में पृथ्वी केवल एक है से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर: इसका तात्पर्य यह है कि भले ही हम अलग अलग देशों, जातियों या सीमाओं में बटे हों, लेकिन पूरी पृथ्वी का पर्यावरण एक ही है। किसी एक देश द्वारा फैलाया गया प्रदूषण पूरी धरती को प्रभावित करता है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर वैश्विक स्तर पर कदम उठाना जरूरी है। प्रश्न 30: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 1948 और 1968 में क्या प्रयास किए गए? उत्तर: तारांकन सन 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनब्ला नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ ICUN स्थापित हुआ। सन 1968 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जीवमंडल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम के अध्याय 7 पर्यावरण संरक्षण, लेखक शुकदेव प्रसाद के आधार पर 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं और पाठ के मुख्य विचारों को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न 1: लेखक के अनुसार पर्यावरण का वास्तविक तात्पर्य क्या है? मानव ने इसमें किस प्रकार खलल डाला है? उत्तर: लेखक के अनुसार पर्यावरण एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, विकसित होते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। हमारे चारों ओर का वायुमंडल और सभी जीवधारी मिलकर इसका निर्माण करते हैं। प्रकृति अपने स्तर पर इसके सभी घटकों का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, परंतु आधुनिक मानव ने अपनी सुख सुविधाओं और विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। मानव ने वनों की अंधाधुंध कटाई करके, कल कारखाने स्थापित करके और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके इसकी मूल संरचना और व्यवस्था में दखलंदाजी की है। इसी कारण आज पूरे विश्व में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रश्न 2: फॉसिल ईंधनों, जीवाश्म ईंधनों का विनाश हमारे लिए किस प्रकार दोहरी मार या घातक सिद्ध हो रहा है? उत्तर: विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की होड़ के कारण ऊर्जा के प्राकृतिक भंडारों जैसे कोयला, तेल आदि का बहुत तेजी से अपव्यय हो रहा है। फॉसिल ईंधनों का ये विनाश हमारे लिए 2 तरह से घातक सिद्ध हो रहा है। 1. ऊर्जा का संकट। ये प्राकृतिक भंडार सीमित हैं और अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाले कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके कारण पूरी दुनिया आज एक गंभीर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। 2. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। इन ईंधनों के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ रही है। सामान्य स्थिति में पेड़ पौधे इस गैस को सोखकर ऑक्सीजन देते थे, लेकिन वनों के विनाश के कारण अब इस बढ़ती गैस को रोकना असंभव हो गया है, जिससे वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। प्रश्न 3: हम प्रकृति की संतान हैं, स्वामी नहीं। इस कथन के आलोक में मानव की भूल और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालिए। उत्तर: लेखक ने स्पष्ट किया है कि वास्तव में हम प्रकृति की संतान हैं
और प्रकृति हमारी पोषक तथा रक्षक है। परंतु मानव ने इसे केवल अपनी भोग्य वस्तु समझ लिया और इस पर अपना प्रभुत्व, मालिक बनने की इच्छा जमाना चाहा। यही मानव की सबसे बड़ी भूल रही है। स्वामी बनने की इसी लालसा ने मानव और प्रकृति के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। मानव इस भ्रम में जी रहा है कि उसका ये प्रभुत्व स्थायी है, जबकि वह ये भूल जाता है कि जब भी वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा, पर्यावरण नष्ट होगा। जब पर्यावरण तेजी से बिगड़ता है तो मानव सभ्यता का पतन भी निश्चित हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जहां भी मानव ने लंबे समय तक रहकर भूमि और प्रकृति को बर्बाद किया, वहां की समृद्ध सभ्यताएं नष्ट हो गईं या उन्हें स्थान बदलना पड़ा। प्रश्न 4, औद्योगिक संस्कृति और बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को किस प्रकार संकट में डाल दिया है? उत्तर, वर्तमान समय में उद्योग हमारी समृद्धि के मापदंड बन गए हैं, जिसके कारण एक उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ है। विकसित राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संपदा का खुलकर अपव्यय कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व के लिए संकट पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए, अमेरिका विश्व की कुल आबादी का केवल 7% है, लेकिन वह दुनिया की 32% ऊर्जा का उपभोग करता है। दूसरी ओर, तेजी से बढ़ती आबादी ने इस संकट को और गंभीर कर दिया है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कल कारखाने, उद्योग और गाड़ियां उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। उद्योगों से निकलने वाले कचरे और धुएं ने वायु तथा जल में जहर घोल दिया है, जिससे न केवल मनुष्यों की श्रवण शक्ति और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि धरती से कई जीव जंतुओं की प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही हैं। प्रश्न 5, ओजोन परत क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस पर क्या संकट मंडरा रहा है? उत्तर, हमारे वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर ओजोन गैस O_3 की एक परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है और धरती तक केवल दोषमुक्त धूप को ही पहुंचने देती है। यह एक प्रकार से पूरी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यदि ये परत न हो तो सभी जीवधारी त्वचा के कैंसर और सनबर्न जैसी भयानक बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। वर्तमान में विभिन्न उद्योगों और आधुनिक उपकरणों से निकलने वाले रसायनों, विशेषकर फ्लोरोकार्बन के वायुमंडल में पहुंचने के कारण ओजोन पट्टी का तेजी से क्षय, नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि इन रसायनों के मुक्त होने की यही गति रही तो आने वाले 40 वर्षों में ओजोन परत को 24 से 30% तक की क्षति पहुंच सकती है, जिससे पूरी धरती के मौसम और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 6, चिपको आंदोलन क्या है? पाठ के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपायों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण हेतु चलाया गया एक अत्यंत प्रसिद्ध और अनुकरणीय आंदोलन है। उत्तर भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के विनाश को रोकने के लिए वहां की महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर ये जिहाद संघर्ष छेड़ा था। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन के प्रणेता के रूप में अपना पूरा जीवन वनों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। पाठ के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक हैं। 1, प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी। हमें ऐसे उद्योगों और तकनीकों का विकास करना होगा जो पर्यावरण को दूषित न करें और औद्योगिक कचरे का सुरक्षित निपटारा कर सकें। 2, व्यापक वनरोपण। वनों की कटाई रोकनी होगी और सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाकर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। 3, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पर्यावरण एक सार्वभौमिक समस्या है, इसलिए ICUN जैसी संस्थाओं और स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से सभी देशों को मिलकर नियम और कानून बनाने होंगे, जैसा कि फ्रांस, स्वीडन और अमेरिका आदि देशों ने अपने यहाँ पर्यावरण मंत्रालय और नीतियां बनाकर किया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी पाठ पर्यावरण संरक्षण के आधार पर 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न तथा उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। ये प्रश्न पाठ के बचे हुए महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे जनसंख्या के आंकड़े, ऐतिहासिक संदर्भ और पर्यावरण चेतना को पूरी तरह कवर करते हैं। प्रश्न 7, लेखक ने प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति के दृष्टिकोण में क्या अंतर बताया है? उत्तर, लेखक के अनुसार प्राचीन काल की सभ्यताओं और आधुनिक तकनीकी सभ्यता के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। प्राचीन सभ्यताओं का दृष्टिकोण, पुराने समय के लोग प्रकृति को केवल संसाधनों का खजाना नहीं मानते थे। वे प्रकृति के हर रूप, नदी, पेड़, पर्वत में देवी स्वरूप का दर्शन करते थे और उसकी पूजा करते थे। उनके मन में प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति
आज की टेक्नोलॉजी से प्रभावित मानव सभ्यता पूरी तरह उपभोक्तावादी हो चुकी है। इसकी दृष्टि में प्रकृति केवल इसके ऐशो आराम के लिए संसाधनों का एक भंडार मात्र है, जिसका बेरहमी से दोहन करने की उसे पूरी छूट है। इसी भ्रम और लालच के कारण आज पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया है। प्रश्न 8। वनों की अंधाधुंध कटाई, वन विनाश के कारण प्रकृति और मानव जीवन पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं? उत्तर, कोयला बनाने, खेती का विस्तार करने और इंसानी बस्तियां बसाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इस वन विनाश के निम्नलिखित भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। 1. गैसीय असंतुलन। जंगलों के पेड़ पौधे हवा से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर अपना भोजन बनाते थे। वनों के नष्ट होने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। 2. प्राकृतिक आपदाएं। वनों के विनाश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, भूक्षरण और भूस्खलन लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। 3. बाढ़ का प्रकोप। पहाड़ों पर पेड़ न होने के कारण वर्षा का पानी सीधे और तेज गति से नीचे आता है, जिससे मैदानी इलाकों की नदियों में प्रतिवर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है। प्रश्न 9। पाठ में दिए गए जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि इसका सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर, लेखक ने पाठ में जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। विद्वानों के अनुसार मानव का इस धरती पर प्रादुर्भाव 20-30 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन सन 1830 तक दुनिया की कुल आबादी केवल 1 अरब थी। अगले 100 वर्षों में सन 1930 तक ये दोगुनी होकर 2 अरब हो गई। इसके बाद रफ्तार और बढ़ी। केवल 30 वर्षों में सन 1960 तक आबादी 3 अरब और अगले 15 वर्षों में सन 1975 तक बढ़कर 4 अरब हो गई। सन 2000 तक इसके 7 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। रहने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं और उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। इस अंधी दौड़ ने हमारे सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है, जहां इंसान केवल अपने तात्कालिक स्वार्थ और उपभोग के बारे में सोच रहा है। प्रश्न 10। सभ्य मानव लगभग सदा ही अपने पर्यावरण पर अस्थायी प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता रहा है। प्रो शूमाखर के इस उद्धरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रो शूमाखर ने अपनी बहुचर्चित कृति स्मॉल इज ब्यूटिफुल में टॉम डेल और वर्नन गिल कार्टन की पुस्तक टॉप सॉइल एंड सिविलाइजेशन 1955 के हवाले से ये बात कही है। इस कथन का अर्थ यह है कि बुद्धिमान और सभ्य कहलाने वाले मानव ने हमेशा अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति के बल पर प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया है और उसे लगता है कि वो जीत गया है। लेकिन लेखक आगाह करते हैं कि मानव की ये जीत या प्रभुत्व अस्थायी है, स्थायी नहीं। मानव जब प्रकृति के नियमों को ठीक से समझने में गलती करता है और खुद को दुनिया का मालिक समझने लगता है, तभी से उसकी मुख्य कठिनाइयां शुरू होती हैं। इतिहास गवाह है कि सभ्य मानव जहां भी लंबे समय तक रहा, वहां की भूमि को उसने मरुस्थल, रेगिस्तान बना दिया, जिसके कारण अंततः बड़ी बड़ी प्रगामी सभ्यताओं का पतन हो गया। प्रश्न 11। वाहनों की बढ़ती संख्या और कारखानों के कारण मानव स्वास्थ्य, विशेषकर श्रवण शक्ति पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात में कल कारखाने, उद्योग और मोटरगाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस अत्यधिक आवागमन और उद्योगों के शोर शराबे के कारण पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक हो गया है। इसका सबसे सीधा और घातक असर मानव की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता पर पड़ रहा है। लगातार तेज शोर के बीच रहने के कारण इंसानों की सुनने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। लेखक ने यहाँ तक आशंका जताई है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 2-3 दशकों के बाद बच्चे अत्यंत कम सुनने की क्षमता वाले या बहरे ही पैदा होंगे। मिलों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी ढलती उम्र में इस बहरेपन का स्पष्ट अनुभव करने लगते हैं। इसके अलावा इस प्रदूषित माहौल ने मानव के सामान्य स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। प्रश्न 12। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए ऐतिहासिक प्रयासों, संस्थाओं और सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, पर्यावरण सुरक्षा एक वैश्विक समस्या है जिसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1. ICUN की स्थापना 1948। फ्रांस के फोंटेनब्ला नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ ICUN स्थापित हुआ, जो आज विश्व संरक्षण का एक प्रमुख संगठन है। 2.
जीवमंडल कॉन्फ्रेंस 1968। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के सहयोग से पेरिस में जीवमंडल कॉन्फ्रेंस बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई। 3. स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें राजनेताओं की भारी भागीदारी के कारण पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर राजनीतिक समर्थन मिला। इस सम्मेलन में 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और राष्ट्रीय सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 109 सूत्री सिफारिशें मंजूर की गईं, जिन्हें वैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों रूपों में स्वीकृति मिली।